हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि टेस्टिकुलर यानी कि वृषण कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, उसको ट्रीट कैसे करते हैं और उसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहता है। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अभिषेक राज। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्टिकुलर कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उससे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और लॉन्ग टर्म लाइफ जो होती है आफ्टर टेस्टिकुलर कैंसर वो कैसी होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट इसमें जनरली सर्जरी होती है टेस्टिस की, और उसके बाद पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिलता है। कुछ पेशेंट्स को पेट का रेडिएशन भी मिलता है और लिम्फ नोड रिमूव करने के लिए कुछ सर्जरीज भी होती हैं एब्डोमेन में या लंग्स में। whenever we are treating a patient of testicular cancer, इसमें कीमोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कीमोथेरेपी इसमें इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं बीईपी, ब्लियोमाइसिन एटोपोसाइड सिस्प्लैटिन। ये सारी दवाइयों से अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो जनरली है पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग हो सकता है, यानी कि उल्टी या जी मिचलाना। कई पेशेंट्स को इच्छा कम होती है खाना खाने की। कई लोगों का माउथ का टेस्ट मेटालिक हो जाता है। कई लोगों को थकावट हो सकती है, फटीग हो सकती है। कई पेशेंट्स में जो ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट है जिससे कि हम डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा डरते हैं वो है माइलो सप्रेशन, यानी कि ब्लड काउंट्स का कम होना, बोन मैरो का सप्रेशन होना, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, टीएलसी कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है। टीएलसी कम होता है तो पेशेंट्स की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि पेशेंट इज एट अ रिस्क ऑफ सम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑल्सो। ये हमारे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। फिर कुछ मरीजों को जो होता है वो सांस वगैरह लेने की दिक्कत हो सकती है। कुछ मरीजों को डायरिया हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं। यस, हेयर लॉस 100% पेशेंट्स को होता है, बट जनरली इट इज़ रिवर्सिबल। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हेयर लॉस जनरली इट रिवर्सेस बैक, आपके बाल वापस आ जाते हैं। ये तो हो गए हमारे अक्यूट साइड इफेक्ट्स के बारे में कि जो इमीडिएटली जब ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान क्या साइड इफेक्ट होते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट्स गेट क्योर्ड, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा क्योर होने की संभावना है। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। इस चैलेंज को ऑन्कोलॉजी में सर्वाइवरशिप इश्यूज कहते हैं। जो पेशेंट्स हमारे कैंसर के सर्वाइवर हैं वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो टेस्टिकुलर कैंसर सर्वाइवर्स हैं जनरली उनके जो बॉडी में हार्मोनल लेवल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। दे कैन फेस अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि उसको कोई भी उनका स्पर्म नहीं बनेगा, या स्पर्म बनेगा तो कम बनेगा, उसके स्पर्म की क्वालिटी पुअर होगी। दैट इज वाई दे कैन स्ट्रगल विथ कंसेप्शन, दे कैन स्ट्रगल विथ अ नॉर्मल मैरिड लाइफ। उनका लिबिडो भी कम होता है, ये भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। जनरली वेन एवर पेशेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर का कभी भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को हमेशा राय देते हैं कि आप अपना स्पर्म प्रिजर्व करा लें, क्योंकि एक टेस्टिस का तो ऑपरेशन होकर निकाल दिया जाता है। जो दूसरे टेस्टिस से भी नॉर्मल स्पर्म बनता है या टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो भी कीमोथेरेपी देने की वजह से उसकी क्षमता कम हो सकती है। इफ ही इज डिजायरस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड लेटर ऑन, ही कैन यूज जो उसने स्पर्म प्रिजर्व करके रखा हुआ उसको इस्तेमाल करके he can be a parent later on, so that is very important। फिर ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट की समस्या है, जैसे हार्ट अटैक होने की समस्या है या कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेज हैं, वो भी टेस्टिकुलर कैंसर सर्वाइवर्स में एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा कॉमन है। फिर स्किन चेंजेस, ब्लियोमाइसिन नाम की दवाई इसमें इस्तेमाल की जाती है, उससे स्किन का काला होना या स्किन के रैशेज हो जाना और लॉन्ग टर्म में स्किन की थिकनिंग हो जाना, ये सब काफ़ी कॉमन है, देखा गया है। फिर ब्लियोमाइसिन की वजह से कई लोगों को लंग्स की भी प्रॉब्लम होती है। उनको उनके लंग्स में थोड़ी सी स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, जिससे कि उनको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। सिवियर कॉम्प्लिकेशन ओनली हैपन इन 2-3% ऑफ पेशेंट्स, बट सम डिग्री ऑफ लंग डिसफंक्शन, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है लगभग 15 से 20% लोगों में देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है। फिर हमारी समस्या होती है इसमें, जैसे सिस्प्लैटिन नाम की दवाई इसमें इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से नर्व्स को डैमेज हो जाता है, उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। जैसे कि पैरों में चींटी सा चलना, सुनपन महसूस होना। जनरली कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स 80% 90% लोगों में ये स्लोली रिवर्स हो जाता है, बट इन सम पेशेंट्स अराउंड 5 to 10% ऑफ पेशेंट रेजिडुअल नर्व डिसफंक्शन या न्यूरोपैथी जो है रह जाती है, जो कि उनको लंबे समय तक परेशान करती है। फिर एंग्जाइटी एंड मूड रिलेटेड चेंजेस, ये भी बहुत कॉमन है। डिप्रेशन,
बिकॉज पेशेंट जो है ही हैज़ अंडरगॉन अ ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ही इज़ ऑल्सो उसको इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो इसकी वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी के इश्यूज़ जो हैं कॉमन देखे गए हैं। पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है ये यंग पेशेंट्स की बीमारी है। इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द लाइफ। 20s और 30s जो होता है हमारे यूथ्स के लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर वो इस टाइम पे इस बीमारी से लड़ाई करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है उनको उनकी पढ़ाई अफेक्ट हुई हो, उनकी जॉब अफेक्ट हुई हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सीन कि दिस डिप्रेशन एंड मूड रिलेटेड चेंजेस आर क्वाइट कॉमन इन पेशेंट्स जो कि टेस्टिकुलर कैंसर्स के सर्वाइवर हैं। सो ये हैं कॉमन सर्वाइवरशिप इश्यूज जो कि टेस्टिकुलर कैंसर सर्वाइवर्स में देखे जाते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर के रिकरेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नथिंग इज़ 100%। जो एडवांस स्टेज के डिजीज़ हैं उसमें भी आपको कुछ लोगों में 90% क्योर रेट्स हैं, किसी में 70 to 80% क्योर रेट्स हैं। सो देर आर सम सबसेट ऑफ पेशेंट्स हु डू रिलैप्स। सो जनरली जो इसका रिलैप्स होता है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिलैप्स इज इन द एब्डोमेन और इन द लंग्स। रेयरली इट कैन ऑल्सो रिलैप्स इन द लिवर, इन द ब्रेन, कहीं पे भी बीमारी की वापसी हो सकती है। सो जनरली जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर आपको अपने फॉलोअप में रखते हैं। पहले 2 साल थोड़ा रिग्रेस फॉलोअप होगा, मे बी एवरी 3 मंथली ही विल कॉल यू विथ सम ब्लड टेस्ट, और मे बी हो सकता है सीटी स्कैन वगैरह करा के भी डॉक्टर आपको वापस बुलाएं, जिसमें कि अगर रिकरेंस होता है तो हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। रिकरेंस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर अगेन डज नॉट मीन इट्स अ डेथ सेंटेंस। लगभग रिकरेंस होने वाले जो टेस्टिकुलर कैंसर रिलैप्स हो जाते हैं या रिकर कर जाते हैं उसमें भी लगभग 50 से 60% मरीज टाइमली इंटरवेंशन से विथ द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी, विथ द हेल्प ऑफ सर्जरी एंड इन रेयर केसेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑल्सो इसको क्योर किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ आफ्टर टेस्टिकुलर कैंसर। व्हाट आर द रिकरेंस के लिए हम क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से मिलना होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। सो मेरे पास पहला सवाल है, कैन आई रिड्यूस द रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर कमिंग बैक। सो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया, कोई भी ऐसा फूड नहीं है या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम इसके रिस्क को आने से कम कर सकते हैं। जस्ट टाइमली ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट सही टाइम पे हुआ हो, पूरे डोज के साथ हुआ हो, उससे आपके कैंसर के क्योर होने की सबसे अच्छी संभावना है। उसके बाद जनरली आपको फॉलोअप पे रखा जाता है जिसमें कि कुछ आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और सीटी स्कैन किया जा सकता है, जिससे कि अगर रिकरेंस हो रहा हो तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। बट हम उसके रिस्क को कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। द सेकेंड क्वेश्चन विथ मी इज कि डॉक्टर आई हैड हाइड्रोसील, सो एम आई एट अ रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। सो इसमें मैं बताना चाहूँगा, हाइड्रोसील इज abnormal accumulation ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम। जो हमारा स्क्रोटम होता है, जो सैक होता है टेस्टिस का, उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। सो हाइड्रोसील का और टेस्टिकुलर कैंसर के होने का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको हाइड्रोसील हुआ है तो यू आर नॉट एट अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, प्रोस्टेट कैंसर एंड टेस्टिकुलर कैंसर के बीच में आपस कोई कॉमन रिस्क है या नहीं। सो प्रोस्टेट इज अ डिफरेंट ऑर्गन, टेस्टिस इज अ डिफरेंट ऑर्गन। सो प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर के होने की आपस में कोई कॉमन रिस्क फैक्टर्स नहीं है। इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर इज़ अ वेरी हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर। सो जब भी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर होता है या एडवांस प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसमें दोनों टेस्टिस रिमूव कर दिए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। बेसिकली यू आर स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, या और वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर अफेक्ट माई एबिलिटी टू बिकम फादर। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस किया है कि टेस्टिकुलर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम आपका एक टेस्टिस रिमूव करते हैं और कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो येस, देर इज़ अ रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज आपका एक टेस्टिस रिमूव हो रहा है। ऐसा स्टडीज़ में भी नोट किया गया है कि जो टेस्टिकुलर कैंसर के सर्वाइवर्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होता है, उनके स्पर्म जो होते हैं उनकी मोबिलिटी ठीक नहीं होती, स्पर्म का लेवल कम होता है, कई पेशेंट्स में कंप्लीट स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है। सो येस, द रिस्क इज देयर। दैट इज़ वाई बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, इनफैक्ट इवन बिफोर सर्जरी, यू आर एडवाइज्ड फॉर स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन। दैट मीन्स कि आपको स्पर्म को बैंक करना है, स्पर्म को बैंक करके रखना है।
और ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। दैट विल जनरली नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आपको 2-3 दिन समय देना भी है उसको प्रिजर्व करने के लिए तो उसको पहले करवा लें, सो दैट कि आपका जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू आर डिजायरस ऑफ बिकमिंग अ फादर यू कैन यूज द स्टोर्ड स्पर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if I have testicular cancer, will my child also be at a risk of testicular cancer? So no, testicular cancer is not hereditary. There are no studies yet to prove जिसमें कि ऐसा पता चलता है कि हाँ जी अगर फादर को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ हो तो सन में भी टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। इट इज़ नॉट अ जेनेटिकली और हेरिडिटरीली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये अनुवांशिक कैंसर नहीं है। Another question is, if the patients of testicular cancer engage in sexual activity with their partner, will it increase the risk of testicular cancer in the child? So no, again it has got no bearing to the truth. ये एक मिथ है। ऐसा करने से आपके बच्चे में या संबंध रखने से अपने पार्टनर से आपके बच्चे में टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क नहीं बढ़ता है। सो आपका अगला सवाल है, क्या टेस्टिकुलर कैंसर दोनों टेस्टीज में हो सकता है या एक टेस्टीज से दूसरे टेस्टीज में जा सकता है? साइमल्टेनियसली दोनों टेस्टीज में कैंसर होना इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। जनरली ऐसा नहीं होता है और जनरली एक टेस्टीज से दूसरे टेस्टीज में भी कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, बट रेयरली ऐसा हो सकता है। प्लस मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस पर्सन को टेस्टिकुलर कैंसर एक टेस्टीज का हो रखा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ही इज एट अ स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ सेकेंड कैंसर ऑफ द अदर टेस्टीज, सो दैट रिस्क इज देयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज that if I have sex with somebody who has had testicular cancer, am I at an increased risk of cancer? No. ऐसा करने से जिसको टेस्टिकुलर कैंसर के सर्वाइवर्स हैं उनके साथ संबंध रखने से आप में किसी भी कैंसर होने का रिस्क नहीं बढ़ता है। अब हम आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिकुलर कैंसर जो होता है वो टेस्टिस का कैंसर है। So sometimes testicular cancer can present as something called as mediastinal germ cell tumor। मतलब कि आपके जो कुछ जर्म सेल्स हैं ड्यूरिंग जब बर्थ वाला प्रोसेस होता है तो हो सकता है उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो आपके लंग्स के बीच में रह जाएं। दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ कैंसर। दे आर ऑल्सो ट्रीटेड जस्ट लाइक योर टेस्टिकुलर कैंसर। इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनल जर्म सेल ट्यूमर। ये छाती में होने वाला जर्म सेल ट्यूमर है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।